हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन पर वीडियो। इसके साथ मैं आपको इस वीडियो की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी यह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम जानेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स और इफेक्ट्स। तो इसकी मीनिंग जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यह कंसेप्ट किसके द्वारा दी गई थी और उनका उद्देश्य क्या था। यह कंसेप्ट प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचर श्रीनिवास है। इन्होंने यह कंसेप्ट अपने बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में एक्सप्लेन किया है और यह बुक पब्लिश कब हुई थी? 1952 में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इनका उद्देश्य क्या था? टू थ्रो लाइट अपॉन द प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज occurring among the low caste Hindu group और other groups in upward direction। इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृताइजेशन एक तरह का सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, जिसमें लो कास्ट पीपल अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए लिखा हुआ इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि संस्कृताइजेशन की मीनिंग क्या होती है। तो संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लो कास्ट ट्राइब और अदर ग्रुप्स हायर कास्ट और पार्टिकुलरली ट्वाइस बोर्न कास्ट के कस्टम, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजी और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो संस्कृताइजेशन क्या हो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लो कास्ट ट्राइब या पीपल अपने से हायर कास्ट के कस्टम, रिचुअल्स, उनके विश्वास, उनकी विचारधारा, उनका रहन सहन, उन सबको फॉलो करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है ट्वाइस बोर्न कास्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो हिंदुइज्म में जो आप सभी ने कास्ट सिस्टम की हिरार्की देखी होगी, तो कास्ट सिस्टम के सबसे ऊपर से 3 कास्ट को ही हम ट्वाइस बोर्न कास्ट बोलते हैं हिंदू सोसाइटी के। और इन्हें ट्वाइस बोर्न कास्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका थ्रेड सेरेमनी हो चुका होता है, ठीक है, या हो जाता है। उसके बाद संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कल्चरल एंड सोशल मोबिलिटी है विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? कल्चरल एंड सोशल मोबिलिटी मतलब क्या? सोशल मोबिलिटी मतलब हो गया कि सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग, चाहे वह इंडिविजुअल हो या फैमिली हो, वह अपना स्टेटस एक स्थिर नहीं रखा है, एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रखा है, वह अपना सोशल स्टेटस को दिन प्रतिदिन चेंज करते रह रहा है। तो यही है संस्कृताइजेशन, कि वह अपना स्टेटस को दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो गई? ये एक प्रोसेस है अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट विच कॉजेस पोजिशनल चेंज इन द सिस्टम, नॉट द स्ट्रक्चरल चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संस्कृताइजेशन में जो हमारे कास्ट सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, उसके पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है। चलिए इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने कास्ट सिस्टम की हिरार्की रखी हुई है और यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उसे आप ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ है कास्ट सिस्टम इन थ्योरी इज ए क्लोज सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम थ्योरी बेसिस पे तो है कि ये क्लोज सिस्टम, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में ब्राह्मण्स है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं और सबसे नीचे में हम लोग अनटचेबल्स को रखे हैं। तो ये हमारी कास्ट सिस्टम की हिरार्की है, ठीक है। इसमें मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड अलाउ नहीं है, लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कुछ मूवमेंट है। तो इन सब लिमिटेशन के बावजूद कि कास्ट सिस्टम जहाँ पे हमें अलाउ नहीं करता कि मूवमेंट हो, तो संस्कृताइजेशन वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हमारा सोशल चेंज हो रहा है विद इन दी कास्ट सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि जो हमारा बिलीफ है कास्ट सिस्टम हिरार्की में वो उसी तरह से है। चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है, और यही हमें संस्कृताइजेशन बता रहा है। तो अब बात आ जाती है कि संस्कृताइजेशन जरूरी क्यों है, तो वो हम देखते हैं कि हम पीपल जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं डिफरेंट यूनिट में, और हमें डिफरेंट स्टेटस या क्लास मिल गया था हमारे काम के अनुसार, जो कि अभी हमने कास्ट हिरार्की में देखा कि जो सबसे पहले कास्ट हिरार्की बनी वो हमारे वर्क के बेसिस पे डिवाइडेड थी। तो हमें अपना स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए लोअर कास्ट क्या करने लगे कि जो अपर कास्ट है उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगे, ठीक है। वो उन्होंने हायर कास्ट को अपना लैंडमार्क चूज लिया कि हमें उनकी तरह बनना है। तो इनका मेन मतलब क्या हो गया कि संस्कृताइजेशन ये नहीं चाहता है कि
वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले, या वो क्या चाह रहे हैं कि वो पोजिशनल चेंज करें। और क्यों चेंज करें? इन ऑर्डर टू गेन इक्वलिटी, कि सब पीपल इक्वल हो। और ये सबसे ज़रूरी बात है। संस्कृताइजेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता है कि संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इक्वलिटी ला रहा है पूरे समाज में, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 भी हमें यही बताता है कि ऑल पीपल हैव राइट टू इक्वलिटी। तो संस्कृताइजेशन वो एक प्रोसेस है जिससे हम एक इक्वल पोजीशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ अ कलेक्टिव फेनोमिना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि संस्कृताइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई लो कास्ट का कोई एक व्यक्ति ऊंचा उठ जाए तो उसका पोजीशन चेंज हो गया, या पूरे समाज का पोजीशन में कुछ चेंज आ गया, या उनके पार्टिकुलर कास्ट का पोजीशन में चेंज हो गया। बल्कि संस्कृताइजेशन एक कलेक्टिव फेनोमिना है जिसमें पूरा क्लास को उठना होता है, ना कि सिर्फ एक जन उठ जाए तो वो संस्कृताइजेशन कहा जाएगा। दूसरा, संस्कृताइजेशन इज नॉट ब्राह्मणाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि सबसे ऊपर में ब्राह्मण्स है तो लो कास्ट सिर्फ ब्राह्मण्स को फॉलो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। लो कास्ट अपने से ऊपर किसी एक को भी लैंडमार्क बना के फॉलो करते हैं। वो हो सकता है वो क्षत्रिय को भी फॉलो करके क्षत्रिय के पोजीशन के बराबर आने की कोशिश करें। इसीलिए हमें कभी भी ब्राह्मणाइजेशन और संस्कृताइजेशन को एक नहीं समझना चाहिए। थर्ड, इट इज़ बियॉन्ड कास्ट ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जो एक कास्ट ग्रुप पे ही डिपेंडेंट है या सीमित है, या ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी पाया जाता है। और इसके आधार पर ही ट्राइबल कम्युनिटी ट्राई कर रहे हैं कि खुद को प्रूव करने के लिए कि वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या उनका एक हिस्सा है। फोर्थ, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक डोमिनेट है, ठीक है, कोई भी जगह पे, तो लो कास्ट पीपल उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं देख के कि वो जो है कि कौन से कास्ट को अपना लैंडमार्क नहीं बना है, उन्होंने देखा कि जो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेट है उस सोसाइटी में, वो उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करके उनके बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। अब चलिए हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन। मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन की संस्कृताइजेशन किस तरह से हो सकती है। संस्कृताइजेशन 3 तरह का मॉडल से होती है, एक कल्चरल मॉडल, वर्ण मॉडल और लोकल मॉडल। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कल्चरल मॉडल, ठीक है। कल्चरल मॉडल क्या होता है कि इसमें कास्टेस हैज बीन असाइंड हाई और लो स्टेटस अकॉर्डिंग टू कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार हमें एक सोशल पोजीशन मिला हुआ है। तो इमिटेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सेक्रेडनेस एंड प्योरिटी एंड एक्सेप्टिंग बिहेवियर ऑफ कॉड ऑफ हाइनेस एंड प्योरिटी एज डिस्क्राइब्ड इन रिलीजियस टेक्स्ट। कल्चरल मॉडल में क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ मेजरिंग स्टैंडर्ड्स है या जो हमारे सेक्रेडनेस और प्योरिटी को दर्शाता है, तो उस हिसाब से हम अपने आप को हाई पोजीशन में रखते हैं और बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। जैसे रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार हमें सेक्रेड थ्रेड पहनना चाहिए, हमें मीट एंड लिक्वर का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें पूजा पाठ उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में बताए गए हैं, हमें टेम्पल्स जाना चाहिए, ठीक है, हमें वर्कशिप के समय जैसे कहा गया है कि जब हम हवन करते हैं तो हमें घी, फूल, अनाज ये सब पूजा के समय यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। तो जो लोग इस सब चीज़ को फॉलो करते हैं उन्हें एक हाई पोजीशन मिल चुका है। अब क्या कर रहे हैं कि जो लो कास्ट वाले हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें कल्चरल मॉडल के हिसाब से, मतलब कि उन्हें रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से जो लिखा गया वो फॉलो कर रहे हैं उस व्यक्ति के या उस ग्रुप के। तो ये हो गया कल्चरल मॉडल। इस तरह से भी क्या हो रहा है कि हम उनके पोजीशन को के इक्वल आने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हो गया वर्ण मॉडल, ठीक है। वर्ण मॉडल आप सभी को पता होगा, अभी मैंने जैसे बताया कि जो कास्ट सिस्टम हिरार्की की आपको इमेज दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि ब्राह्मण्स को हायर स्टेटस मिला हुआ है, फॉलोड बाय क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उससे नीचे थे अनटचेबल्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो लाइफ स्टाइल या आइडियल से जो भी वन के ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब जो सबसे ऊपर है, जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो हम ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
क्षत्रिय को कहीं पे फॉलो कर रहे हैं। तो जो हम अपने वन मॉडल, जो हमारे कास्ट हिरार्की थे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और हम अपने पोजीशन को ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक क्लास के हिसाब से ये भी एक संस्कृताइजेशन का तरीका है कि इस तरह से भी संस्कृताइजेशन होता है। तो हमने दो पढ़ लिया, एक कल्चरल मॉडल, एक वन मॉडल। अब तीसरा है लोकल मॉडल। लोकल मॉडल क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री में कुछ कास्ट को कंसिडर किया जाता है मोर रेस्पेक्टेबल देन दी अदर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। ये बात मैंने बताई थी आपको, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट। अगर आप में किसी को डोमिनेंट कास्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को एक बार जाके ज़रूर देख लें। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कास्ट डोमिनेंट है, अब जरूरी नहीं कि डोमिनेंट कोई भी, वहाँ पे कोई भी हो सकते हैं कहीं पे पंडित डोमिनेंट हो सकता है कहीं पे क्षत्रिय डोमिनेंट हो, या हो सकता है कहीं पे किसी लो कास्ट के ही पीपल डोमिनेंट हो। और वो डोमिनेंस कहाँ से आता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर से। तो जो भी वहाँ पे डोमिनेंट होंगे तो उनसे जो नीचे होंगे वो उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, ताकि हम वहाँ पे हम उनके बराबर के पोजीशन पे आ सकें। तो जब हम यहाँ पे भी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी एक संस्कृताइजेशन का मॉडल है जिसके थ्रू हम अपने पोजीशन को इक्वल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि डोमिनेंट का जरूर नहीं है कि कहीं पे, ऐसे हम क्या बोलते हैं कि ट्राइबल्स को हम लोग लो कास्ट में रखें, लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स भी डोमिनेंट भी होते हैं कहीं कहीं पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्राइबल्स ग्रुप को हम लोग फॉलो करते हैं और उनके इक्वल आने के कोशिश करते हैं। तो हर जगह के अपना एक डोमिनेंट कास्ट होता है, और ये जरूरी नहीं, ये मेनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास होता है। तो ये तीन मॉडल थे जिनके बेसिस पे हम अपवर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ संस्कृताइजेशन क्या क्या है। तो इफेक्ट्स क्या हो गए कि संस्कृताइजेशन के कारण लो कास्ट जो इंडिविजुअल है वो अपना सोशल स्टेटस को बढ़ा सक रहे हैं, हायर स्टेटस पा रहे हैं हमारे कास्ट हिरार्की में। ठीक है, संस्कृताइजेशन क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है रिलीजियस फील्ड में। जैसे कि बहुत सारे ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स सेक्रेट थ्रेड लगाते हैं, वो टेंपल जाते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं। तो लो कास्ट भी आजकल देखा जा रहा है कि लो कास्ट पीपल भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो भी आजकल सेक्रेट थ्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, टेंपल जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि जो लिविंग पैटर्न है लो कास्ट पीपल का वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी रहे हैं। ठीक है, इसके कारण उन्हें पक्का हाउस मिल गया है। ये अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म कर रहा है, जो कि सबसे ज़रूरी है। और अनटचेबिलिटी को भी का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि हमें इसे एबॉलिश करना है। ठीक है, उसके साथ साथ ये तो हो गया कि लो कास्ट के, इसके साथ साथ हम कहीं कहीं पर डिसंस्कृताइजेशन का भी कंसेप्ट देख रहे हैं। डिसंस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि हायर कास्ट पीपल लोअर कास्ट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ब्राह्मण्स में कहा गया है कि उन्हें मीट या लिक्वर का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे वो भी कंजम कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो नीचे वाले को फॉलो कर रहे हैं। तो संस्कृताइजेशन के साथ साथ हमें डिसंस्कृताइजेशन का भी कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। और यही प्रक्रिया जहाँ पे अपर हायर कास्ट लोअर कास्ट के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं कुछ कुछ में, उसे हम बोलते हैं डिसंस्कृताइजेशन। तो ये थी हमारी इफेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। तो ये थी पूरी संस्कृताइजेशन की कंसेप्ट कि संस्कृताइजेशन क्या है, ये इससे हम क्या समझ सकते हैं और किस तरह से संस्कृताइजेशन हो सकता है और इसके प्रभाव क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा इंडियन का कल्चरल हिस्ट्री है उसको हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं जब तक हम सोशल चेंज जो भी हो रहे हैं सोसाइटी में उसको समझ पाएँ कि कैसे थिंग कोई भी चीज़ लोअर से हायर स्टेटा में जा रही है, मतलब लोअर से हायर पोजीशन में जा रही है। जब तक हम उस चीज़ को ना समझें तब तक हम अपने इंडिया के कल्चरल हिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी नहीं ये कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज टूल फॉर स्ट्रक्चरल इन इंडियन सोसाइटी। कि इसका मतलब ये मैंने पहले बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक टूल बन गया है कि संस्कृताइजेशन प्रोसेस से हम अपने कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इक्वल पोजीशन गेन कर पाएँ और हम डोमिनेंट कास्ट बन सकें। तो डोमिनेंट कास्ट अगर दिन पर दिन सब एक चीज़ को फॉलो करके, तो एक टाइम आएगा कि जब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृताइजेशन क्या है कि एक रेफरेंस ग्रुप प्रोसेस है, इलिस्ट्रेशन ऑफ
द ऑपरेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि हम एक ग्रुप को रेफ़र करते हैं और उन्हीं के लाइफ स्टाइल, उन्हीं के बिलीफ, सब चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है। और रेफरेंस ग्रुप क्या होगा, हमेशा कास्ट नहीं होगा, बहुत सारे में वो लोकल डोमिनेंट कास्ट भी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि हर जगह ब्राह्मण्स ही ऊपर में होंगे, हो सकता है कहीं पर क्षत्रियस हों, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ में ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। तो ये लोकल जो होंगे वहाँ के डोमिनेंट कास्ट, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, वो है संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन का मेन मकसद क्या हो गया कि हमें इक्वल पोजीशन फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स चाहिए। ठीक है, या इक्वलिटी अमॉन्ग ऑल पीपल, ये मेन था उद्देश्य संस्कृताइजेशन का। और संस्कृताइजेशन ने कास्ट सिस्टम के दायरे में रहते हुए इस प्रोसेस को समझाया। तो यही थी संस्कृताइजेशन की पूरी कंसेप्ट। अब चलिए हम जानते हैं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाइए उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक करिए और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने और भी जितने सारे वीडियोस पहले दिए हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, रूरल डेवलपमेंट क्या है, इंडियन विलेज क्या है, इन सब की भी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे जुड़िए और इसे शेयर करिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।